गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने कल टेलीस्कोप पढ़ा था, हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ा था, अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा था। उसमें हमने दो कॉन्वेक्स लेंस ही काम में लिए थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी में क्या डिफरेंस था? उसमें यही डिफरेंस था कि जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें हम जो नेत्रिका लेंस है, आई लेंस है, उसको बड़ा लेते हैं कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस से, अभिदर्शक लेंस से। ठीक है, लेकिन हम अपवर्ती दूरदर्शी जो है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अपवर्ती दूरदर्शी का। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी उसमें हम लेंसों के जो कॉम्बिनेशन उसको हम चेंज कर देते हैं। अब जो अपवर्ती दूरदर्शी है उसमें आई की तरफ जो लेंस होगा वो स्मॉल होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो हम जो सेकंड जो दूरदर्शी है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, हम टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप पढ़ रहे थे। सेकंड जो अपने पास टेलीस्कोप है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे। परावर्ती दूरदर्शी है रिफ्लेक्टिंग, बोले तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन नहीं परावर्तन की घटना होगी इसमें। तो परावर्तन हमें पता है लेंस से नहीं, किससे होगा? मिरर से होगा, दर्पण से होगा। तो कहने का मतलब इस दूरदर्शी में हम क्या लेंस की जगह हम दर्पण काम में लेंगे। लेंस की जगह हम दर्पण क्यों काम में ले रहे हैं, इसका रीजन है। ठीक है ना, लेंस से कुछ डिसएडवांटेज या हानि उत्पन्न होती है जिसके कारण उससे जो बना जो प्रतिबिंब है वो बड़ा तो दिखाई देता है लेकिन वो हमें साफ नहीं दिखाई देता, वो धुंधला, नॉन इंटेंसिव या इन इंटेंसिव फील होता है। इसलिए हम लेंस की जगह है वो हम मिरर यूज में लेते हैं। ये जो टॉपिक है वो अभी जो एग्जाम हुई है 2020 में, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो एग्जाम हुई है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो ये भी आया हुआ है। तो माइक्रोस्कोप भी आया हुआ है और टेलीस्कोप में दोनों टाइप्स आए हुए हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप भी आया हुआ है, अपवर्ती प्रकार का दूरदर्शी भी आया है और परावर्ती भी दूरदर्शी भी आया हुआ है। ठीक है ना, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो हम वस्तु की ओर जो लेंस लेते हैं वो अभिदर्शक लेंस होता है, बोले तो आई लेंस होता है। ठीक है, आई लेंस है उसको हमें दूरदर्शी में पता, जो वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस से अभिदर्शक लेंस से बोलते हैं। ठीक है ना, नेत्रिका नहीं, अभिदर्शक लेंस से बोलते हैं। और अभिदर्शक लेंस को हम आकार में बड़ा लेते हैं दूरदर्शी में। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम साइज में बड़ा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं बड़ा क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने लेंस ले लिया, ये इसका अपर्चर है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही हैं और ये सारी की सारी लाइट रे है वो कहीं पर जाकर मिलकर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगी। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऐसे है, तो इससे बहुत कम जो लाइट रे है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट रे आएंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएंगी। कहने का मतलब ये कि इससे अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट रे इस अपर्चर पर, इस द्वारक पर आपतित होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा है वो उस बिंदु में मिलकर प्रतिबिंब बनाएंगी। जितनी ज्यादा रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या अपवर्ती जो किरणें हैं वो मिलेंगी
तो प्रतिबिंब उतना ही साफ सुथरा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है, अपना सन है बहुत ही बड़ा है या मून बहुत बड़ा है, तो उससे जो लाइट रे आएगी वो सारी की सारी तो क्या होगी, उससे हम जो अगर मान लो हमें सन या मून का अगर हमें क्लियर इमेज देखनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सन या मून के बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, लेंस लेना पड़ेगा। तभी क्या होगा, उससे जो सारी की सारी लाइट रे है उसे रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएंगी और उस सन या स्टार या मून का हमें क्लियर इमेज ऑब्टेन होगी। बट इतना बड़ा हम लेंस नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फार ऑब्जेक्ट की अगर हमें क्लियर इमेज ऑब्टेन करनी है, तो जो हमने अभिदर्शक लेंस लिया है, जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया है, उसका अपर्चर हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लेंस से बड़ा ले लेते हैं, उसका अपर्चर अगर बड़ा ले लेते हैं, तो हमने एक डिफेक्ट्स पढ़ा था कि अगर अपर्चर ज्यादा होगा, द्वारक अगर लेंस का ज्यादा होगा, तो जो प्रतिबिंब है उसमें गोलीय विपथन दोष उत्पन्न हो जाता है, बोले तो स्फेरिकल अब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। इसलिए हम लेंस को बड़ा नहीं ले सकते। प्रतिबिंब की इमेज जो वस्तु है उसकी इमेज हमें क्लियर ऑब्टेन करने के लिए हमें जो आपका अभिदर्शक लेंस होगा उसके साइज को हमें बहुत बड़ा लेना पड़ता है, उसके अपर्चर को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम अपर्चर को नहीं बढ़ा सकते लेंस के, क्योंकि अपर्चर बढ़ा देंगे तो उससे इमेज में एक डिफेक्ट आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल अब्रेशन बोलते हैं। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेंस की जगह हम एक कॉनकेव मिरर जो है उसको यूज में ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर में ये जो स्फेरिकल अब्रेशन है ये डिफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कुछ से प्रॉब्लम्स आ जाती है, उससे हमें इमेज तो इनलार्ज नजर आती है, बट इमेज जो है वो हमें इंटेंसिव बोले तो चमकीली प्राप्त नहीं होगी, वो धुंधली प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी उससे ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी उसका बहुत ही थोड़ा सा जो पार्ट है वही रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएगा। इसलिए उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें धुंधली नजर आती है। तो उसकी अगर हमें ब्राइट इमेज बनानी है, तो जो हमारे पास जो अभिदर्शक जो लेंस है या अभिदर्शक के रूप में जो भी हम दर्पण ले या लेंस ले, उसके साइज को हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। लेंस को हम बड़ा नहीं ले सकते। एक तो लेंस को बड़ा बनाना असुविधाजनक है, वो बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है। और एक ये जो डिफेक्ट है, ये जो दोष है, ठीक है, एक तो उसमें क्रोमेटिक अब्रेशन भी प्रोड्यूस हो जाता है और एक उसमें क्या स्फेरिकल अब्रेशन, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन, दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं प्रतिबिंब में, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक जो दर्पण है उसको काम में लेंगे, ठीक है। तो परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, वह दूरदर्शी जिसमें परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग, जिसमें परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग अभिदर्शक के रूप में करके दूर स्थित
खगोलीय पिंडों दूर स्थित खगोलीय पिंडों का अत्यधिक आवर्धित तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अत्यधिक आवर्धित तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। परावर्ती दूरदर्शी कहलाता है। तो सिंपल हम इसमें विदर्शक जो लेंस है, जो वस्तु की ओर जो लेंस लगा था, उस लेंस की जगह हमें क्या लेना है, एक अवतल दर्पण काम में लेना है। ठीक है ना, ओके। बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, वर्किंग है, वैसी होगी, बट यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक अभिदर्शक लेंस की जगह हमें दर्पण काम में लेंगे, क्योंकि जो अपना जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, अपवर्ती दूरदर्शी था, उससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो बन रहा था, लेकिन वो धुंधला बन रहा था, नॉन इंटेंसिव बन रहा था। ठीक है ना, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द टेलीस्कोप इन विच the telescope in which a parabolic concave mirror is used. A parabolic concave mirror is used as a objective to obtain magnified and bright image, of distant astronomical bodies, is called reflecting telescope. ठीक है, इसका प्रिंसिपल लिखो। इसका प्रिंसिपल वही है जो हमने पहले पढ़े हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द, प्रिंसिपल लिखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देन upright, virtual and magnified image is obtained. This is the principle of a telescope. तो जो हमने प्रिंसिपल जो है वो हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखा था, जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा था, वो का वही एज इट इज वो का वो लिखना है। लिख लोगे ना, लिख लेना, जगह छोड़ लेना और नोट कर लेना उसको। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सिद्धांत वही लिखना है जो अपवर्ती दूरदर्शी में लिखा था। ठीक है ना, जब कोई वस्तु है वो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के मध्य रखी होती है, तो उसका सीधा आभासी व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही दूरदर्शी का सिद्धांत होता है। ठीक है ना, जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी में लिखा था वो का वही एज इट इज वो का वही इसमें सिद्धांत लिखना है। ठीक है ना, अब देखो इसकी बनावट देखते हैं। बनावट या रचना,
कंस्ट्रक्शन। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आई हुई है, क्वेश्चन ये था व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड राइट्स इट्स ए कंसंट्रेशन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ए रे डायग्राम। ठीक है ना, तो ये आया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसकी। लिखो, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन ए reflecting telescope, in a reflecting telescope, a parabolic concave mirror, a parabolic concave mirror, कॉस्ट में लिखना कैपिटल एम, कैपिटल M1, M बोले तो मिरर, ए पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, कॉस्ट मिलना कैपिटल M, ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, of large focal length and large aperture is used as a objective. Is used as a objective. फुल स्टॉप। आगे लिखना, दिस कॉन्केव मिरर इज फिटेड, दिस कॉन्केव मिरर इज फिटेड, दिस कॉन्केव मिरर इज फिटेड एट वन फ्री एंड्स ऑफ, एट वन फ्री एंड्स ऑफ a wider tube, wider metallic tube, wider metallic tube, चौड़ी एक नलिका के सिरे पर लगा होगा। ठीक है ना, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर, अगला पॉइंट, ए प्लेन मिरर, कॉस्ट मिलना M2, ए स्मॉल प्लेन मिरर लिखना, ए स्मॉल प्लेन मिरर, ए स्मॉल प्लेन मिरर, कॉस्ट मिलना M2, इज situated, a small plane mirror, cost M2, is situated just before the focus point, just before the focus point of concave mirror, just before the focus point of concave mirror, which make 45 degree angle, which make 45 degree angle with the principal axis of concave mirror, which make 45 degree angle with principal axis of concave mirror, concave mirror के principal axis के साथ 45 डिग्री एंगल बनाकर ऐसे
प्लेन मिरर रखा होता है जो उसके फोकस से थोड़ा सा पहले रखा होता है। हम इसके डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगी। एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना। दो मिरर यूज में लेंगे इसमें, एक कॉनकेव मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और एक प्लेन मिरर यूज में लेंगे, वो छोटा होगा और वो कॉनकेव जो मिरर है उसके फोकस से थोड़ा सा पहले रखा होगा और उसकी प्रिंसिपल एक्सेस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना। ए आई लेंस eye lens of small focal length and small aperture a eye lens of small focal length and small aperture is fitted at 1 free inch of other narrow tube, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव की तरह, तो ऑब्जेक्टिव जो होगा उस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हमने ऑब्जेक्टिव मिरर लगा दिया है, बट जो आई होगा आई की तरफ वो तो लेंस ही होगा, ठीक है ना। अगर वहीं पर भी मिरर लगा देंगे तो हमें इमेज दिखेगी कैसे, उस दोनों मिरर के बीच में रिफ्लेक्शन होता रहेगा, हमें तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो आई लेंस को तो हमें छोटा ही लेते हैं, ठीक है ना। हम जो टेलीस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको ही बड़ा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बड़ा लेने से हमें डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाता है इमेज में, ठीक है ना, इमेज में डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएगा। आई लेंस है उसको तो छोटा ही लेते हैं, उसके अपर्चर को तो कम ही रखते हैं, जिससे जो डिफेक्ट्स है वो प्रोड्यूस नहीं होता अपर्चर स्मॉल होने के कारण। तो आई लेंस को तो हम एज इट इज रखते हैं, बट ये दोनों अलग अलग ट्यूब में लगे होते हैं। ऐसे होता है, ठीक है, ये यहाँ पर फ्री होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर अपना कॉनकेव मिरर लगा होगा और ये ऊपर वाली साइड में एक छोटी नली होगी, यहाँ पर क्या लगा होगा, आई लेंस लगा होगा। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इससे लाइट रे आएंगी और इस वाले पर टकराएंगी और टकराकर यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा होगा इसके फोकस से पहले ही, ठीक है। हम इसके डायग्राम से देखेंगे और वो इधर इससे जाएंगी और इससे हमें इसकी बिग इमेज दिखाई देगी। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसका रे डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे बनावट या रचना, ठीक है। एरो लगा के लिखो। परावर्ती दूरदर्शी में परावर्ती दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के एक अवतल दर्पण कॉस्ट मिलना M1, एक अवतल दर्पण कॉस्ट मिलना M1 को
अभिदर्शक के रूप में काम में लेते हैं, को अभिदर्शक के रूप में काम में लेते हैं, पूर्ण विराम। आगे लिखो इसी के, यह दर्पण किसी चौड़ी नलिका के, यह दर्पण किसी धातु की चौड़ी नलिका के एक सिरे पर लगा होता है, एक सिरे पर लगा होता है। धातु की एक चौड़ी नलिका के एक सिरे पर लगा होता है, पूर्ण विराम। एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना। एरो लगाकर लिखना। एक छोटा समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण कॉस्ट करना M2 मिरर है, ये दो मिरर है तो एक को M1 बोल दिया और एक को M2। एक समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण कॉस्ट मिलना M2। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से थोड़ा पहले व्यवस्थित होता है। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से थोड़ा पहले व्यवस्थित होता है, जो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। लिखो, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक की नेत्रिका या का नेत्रिका की नेत्रिका कोष्ठ मिलना ई, की नेत्रिका कोष्ठ मिलना कैपिटल ई, किसी अन्य पतली धातु की नलिका के सिरे पर व्यवस्थित होती है, किसी अन्य धातु की पतली नलिका के सिरे पर व्यवस्थित होती है। ठीक है ना। अभिदर्शक के रूप में हम दर्पण को काम में लेंगे, नेत्रिका की जगह हम लेंस ही काम में लेंगे। ठीक है ना, नेत्रिका अपना लेंस ही होगा, क्योंकि नेत्रिका वाला जो लेंस है वो छोटा ही लेते हैं हम, इसलिए उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। द्वारक बड़ा होता है तब अपना गोलीय विवर्तन दोष उत्पन्न होता है। अब इसका रे डायग्राम समझना। रे डायग्राम, किरण चित्र देखना है। इसका किरण चित्र समझना, एडिंग डालना, रे डायग्राम किरण चित्र, हिंदी मीडियम वाले बच्चे किरण चित्र। ठीक है, इसका किरण चित्र समझना बहुत ही
आसान सा है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेट। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये क्या बना दिया, बट कॉन्सेप्ट के आधार पर चलो। यहाँ पर दर्पण है तो परावर्तन होगा, मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, और लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं, ये मिरर कौन सा है, M1 है। ये बहुत बड़ा होगा, हमने छोटा सा बनाया है, ये इसकी मुख्य एक्स हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस डायग्राम को बाद में बनाते हैं, पहले ये समझो, ठीक है। एक हमारे पास समतल दर्पण है ऐसे, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अगर इस पर ऐसे पैरेलल लाइट आ रही है, तो पैरेलल लाइट आती है तो कहां जाती है, हमें पता है कि इसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पर बनेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स के समांतर आती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, मुख्य एक्स के समांतर आती है तो फोकस बिंदु पर मिलती है। बट यहाँ पर पैरेलल आ रही है, बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस मुख्य एक्स के समांतर नहीं आ रही है, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, लेकिन फोकस बिंदु पर नहीं बनेगा, ठीक है। ये मान लो ये इसका फोकस है, तो फोकस अगर मुख्य एक्स के समांतर नहीं आ रही है, लेकिन आप परस्पर समांतर आ रही है, तो इस फोकस से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसकी किसी बिंदु पर क्या बनेगी, ये आपस में परावर्तन के पश्चात मिलेंगी। जैसे लेंस में हमने देखा था वैसे इसमें, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे समांतर आ रही है और समांतर ही भेज देंगे ऐसे, दैट इज रॉन्ग। समांतर आएगी तो समांतर नहीं जाएंगे परावर्तित होकर। देखिए हम यहाँ पर हमें पता है कि परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन में हम परावर्तन के नियमों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखो ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका सेंटर मान लो ये सेंटर हो गया, डबल यहाँ पर सेंटर हो गया C, ठीक है। अब आपतन बिंदु को C से मिलाओ, तो इस प्रकाश किरण के लिए अभिलंब ये हो गया, अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब हो गया, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ थीटा कोण ही बनाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण है वो कैसे परावर्तित होगी, तो परावर्तन के नियम से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से होगी। ये आपतन बिंदु है, इसके सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसके साथ मान लो आई कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण भी कितना बनाएगी, आई कोण बनाएगी, क्या बनाएगी, आई कोण। तो यहाँ पर देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा उसकी किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से ये देखोगे, देखो समांतर आ रही थी, लेकिन जा समांतर थोड़ी रही है, समांतर नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में परावर्तित समांतर आती है तो समांतर ही वापस परावर्तित हो जाती है। समतल दर्पण में समांतर आएंगी तो समांतर ही, परावर्तित भी समांतर ही होगी। बट अवतल दर्पण में, जो गोलीय दर्पण में, उसमें ऐसा नहीं होगा कि समांतर आएंगे तो समांतर, उसमें परावर्तन, इसमें भी परावर्तन के नियमों का ही पालन हो रहा है। ये कोण इसके कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो समांतर आएंगे तो समांतर ही जाएंगी। बट इसमें भी परावर्तन के नियम है, लेकिन समांतर आएंगे तो समांतर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। ओके, ये हमने इसका यहाँ पर फोकस ले लिया, ये इसका फोकस हो गया F, इसका सेंटर इधर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दो समांतर प्रकाश किरणें डाली, एक तो ये समांतर प्रकाश किरण, ठीक है, ये तो ऐसे आ गई, इतना ही कोण बनाकर इधर आ गई है, ठीक है। एक समांतर किरण ये डाल दी, ठीक है। ये कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी हुई है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो हम अभिदर्शक के रूप में ये अवतल
दर्पण काम में ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की ओर ये अवतल दर्पण ही होगा। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें पहले किस पर आपतित होगी, इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी। और वस्तु चूंकि ऑब्जेक्ट है वो अपना इनफाइनिट डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर डिस्टेंट है, तो अगर मान लो वस्तु बहुत अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति में उस वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती है वो समांतर मानते हैं। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष समांतर नहीं माना है, ठीक है। ये कैसे होगी, ये इस बिंदु पर देखो यहाँ पर आकर मिलेगी, तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी और टेढ़ी होगी। इसको सीधा बना देते हैं। अरे तो बढ़ जा, तो ये आपतित हो रही थी और ये परावर्तित हो गई। एक ये परावर्तित है, एक ये है, ये दोनों यहां पर आकर मिलेंगे। ओके और नोट ओके, इतना समझ में आ गया ना सबको। ये वस्तु से आ रही है, समांतर आ रही है और यहाँ पर फोकस पर आकर मिल जाएंगी। आ गया समझ में। लेकिन हमें पता है कि एक समतल दर्पण है जो इसके फोकस से पहले रखा हुआ, देखो ये फोकस है, फोकस से पहले रखा हुआ एक समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है M2 जो इसके फोकस से पहले रखा हुआ है। चित्र को समझना, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये समतल दर्पण है M2 जो इसके फोकस से पहले रखा हुआ है। तो देखिए ये जो परावर्तित किरण आ रही है, जो अवतल दर्पण से परावर्तित हो गई, तो परावर्तित होकर इस फोकस पर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इस फोकस पर मिलने से पहले, इस फोकस पर मिलने से पहले ही क्या होंगी, ये समतल दर्पण से पुनः क्या हो जाएंगी, परावर्तित। तो इसको डॉटेड से बनाना है, पुनः परावर्तित हो जाएंगी। अब देखो ये परावर्तित किरणें आई और समतल दर्पण पर आपतित होगी, मिलने से पहले ही समतल दर्पण, तो समतल दर्पण से भी परावर्तित हो जाएंगी। तो समतल दर्पण से परावर्तन के नियम लगाओ, ये कैसे परावर्तित होगी, इसके लिए नॉर्मल खींचो, ये नॉर्मल, तो जितना कोण ये बन रहा है उतना ही कोण बनाकर ऐसे परावर्तित हो गई, ठीक है। ये इस दूसरे वाले के लिए नॉर्मल खींचो तो ये नॉर्मल आ गया दूसरे के लिए। ये कैसे परावर्तित हो जाएगी, ये इतना ही कोण बनाकर ऐसे परावर्तित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, दोनों कहां पर मीट हो रही है, यहां पर मीट हो रही है। मीट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। अब देखिए जो अपना जो नेत्रिका है वो कैसे रखा होगा, ये नेत्रिका हमारा ऐसे रखा होगा। इस जो नेत्रिका की जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो ये होगी, इस एक्सिस पर नेत्रिका रखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अवतल जो दर्पण है और नेत्रिका जो लेंस है, उन दोनों की जो एक्सिस होगी एक दूसरे के लंबवत होगी, ठीक है ना। वो ऐसे लगा होगा और वो ऐसे लगा होगा, मैंने आपको बताया था ये ऐसे होगा आपका, ठीक है। लेंस इस पर लगा होगा, देखो लेंस की ये होगी प्रिंसिपल एक्स और इसकी ये होगी, ठीक है ना। ऐसे आपका क्या होगा, परावर्तित दूरदर्शी होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसके लिए प्रतिबिंब बन गया, ये यहाँ पर मिल रही है, तो इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बनेगा A डैश B डैश, ठीक है, ओके। अब हमने लेंस, नेत्रिका लेंस ले लेते हैं, नेत्रिका लेंस बना लेते हैं। ये नेत्रिका लेंस हो गया, ई लेंस हो गया, ठीक है। इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया वो ई डैश हो गया, ठीक है। अब देखो हमें प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो प्रतिबिंब, इस दर्पण से प्रतिबिंब क्या बना है,
हाँ, ये इससे प्रतिबिंब नहीं बना, दोनों दर्पण से, दोनों मिरर से ही यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर लाइट रे मीट हो रही है। तो जहां पर मीट होगी वहां पर क्या बना, प्रतिबिंब। ए डेस बी डेस है वो इन दोनों दर्पणों से, इन दोनों जो मिरर है उनसे प्रतिबिंब बन रहा है। और ये प्रतिबिंब है, इसके लिए क्या करेगा, ए डेस को मैं यहां बना लेता हूं। ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, इसका फोकस पॉइंट यहां ले लेते हैं, इसका फोकस पॉइंट एफ है, ई डेस यहां आ गया, ठीक है ना। तो ये जो प्रतिबिंब है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड होना चाहिए, यही प्रिंसिपल होता है। तो देखिए, एक को हम भेज दिया समांतर, ठीक है। हम इस प्रतिबिंब एडेस बीडेस का लेंस से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम दो नियम लेंगे, एक तो समांतर भेजेंगे, वो तो फोकस से चली जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिए ऐसे, वो सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगी वो ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम देखें, इसको अगर पीछे बढ़ा दे, इससे बढ़ा देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इसका फोकस बाद में ले लेंगे, पहले हम इसको मिला देते हैं इससे। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे मिल जाएंगे, ये यहां से निकलेगी, इसका मतलब इसका फोकस यहां पर होगा एफ, ठीक है। तो एक तो इस ऑप्टिकल सेंटर से आ गई, ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगी वो तो सीधी निकल गई, और एक जो समांतर आएगी वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से, दूसरे सेकंड फोकस से निकल जाएगी। इन इधर नहीं मिलेंगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां पर मिलेगी। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डबल डेस बी डबल डेस, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप देखो, क्या इसको आप रट सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, बट सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप बना लेना स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको ये अवतल दर्पण बनाना है M1, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस बनानी है, दो समांतर किरणें भेज दो, ठीक है। वो कहां पर आके मिलेंगी, फोकस पर आके, फोकस थोड़ा सा दूर लेना, ठीक है ना, पास नहीं लेना, नहीं तो ये जो इमेज है वो आपकी इसके अंदर से गुजरेगी। फोकस आप और भी दूर ले सकते हो, और दूर लोगे तो और भी अच्छा बनेगा, ठीक है ना। फोकस को थोड़ा दूर लेना, ठीक है ना, फोकस दूर लेंगे तो ये समांतर आने वाली, इसको तो आप सीधे ही भेज दो, ठीक है। ये फोकस बना लिया, ये दूसरी वाली इधर, लेकिन ये फोकस पर मिलेगी नहीं, क्योंकि पहले ही क्या रखा हुआ है, समतल दर्पण रखा हुआ है। समतल दर्पण से ये जो इस अवतल दर्पण से, इस कॉन्केव मिरर से जो रिफ्लेक्टेड जो लाइटें है वो अगेन इस प्लेन मिरर से समतल दर्पण से पुनः परावर्तित हो जाएंगी, अगेन रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसमें भी हम परावर्तन के नियम लगा देते हैं, अभिलंब खींचा ये ऐसे परावर्तित, अभिलंब खींचा ये ऐसे परावर्तित। दोनों इस समतल दर्पण से जो रिफ्लेक्टेड लाइटें है, परावर्तित किरण, वो इस बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज ऑब्टेन होगी। लेकिन नेत्रिका है, उसकी प्रिंसिपल एक्सेस ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। तो ये हमने यहाँ पर मिल रही है, तो ये यहाँ पर इसकी इस दर्पणों द्वारा इसकी इस मिरर से हमें जो इसकी इमेज ऑब्टेन हो रही है, जो इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी इमेज ए डेस बी डेस हमें ऑब्टेन हो गई। अब ये इमेज ए डेस बी डेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इस लेंस से हम इस इमेज का जो फाइनल इमेज ऑब्टेन करेंगे, तो एक तो हमने भेज दी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो सीधी निकल गई, और एक हमने पैरेलल भेजी, वो इसके कहां से, फोकस से, सेकंड फोकस से निकल गई। तो ये हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज वो पीछे की तरफ बनती है। तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दे, तो ऐसे सीधी, ये देखो थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है ना, सीधी आपको बनानी है। तो यहाँ पर इसकी फाइनल इमेज जो बड़ी इमेज बन रही है, ए डबल डेस बी डबल डेस। तो इस डायग्राम को आप बना लेना।
अब एडिंग डालना, वर्किंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वर्किंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज, वर्किंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज। ठीक है, लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, when parallel light rays, when parallel light rays coming from distant object, coming from distant object are incident on concave mirror, parallel, parallel आ रही है ना, are incident on concave mirror M1 then reflected light rays, then reflected light rays are not meet at focus, are not meet at focus but these reflected light rays, but these reflected light rays are further reflected by plane mirror, further reflected by plane mirror and formed erect comma real and small image a dash b dash and formed erect comma real, एक्चुअल मीट हो रही है इसलिए ए डेस बी डेस क्या होगी, रियल, इरेक्ट कॉमा रियल एंड स्मॉल इमेज and formed erect comma real and small image a dash से b dash। ये इमेज स्मॉल होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पर है, उसकी साइज बहुत ही बड़ी है, बट ये इमेज है वो तो छोटी होगी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके ओके, आगे लिखो, एरो लगाकर नीचे लिखो, दिस इमेज ए डेश बी डेश, this image a dash b dash is behave as a object for eye lens capital E. This image a dash b dash behave as object for eye lens capital E, whose final image
is obtained A double dash B double dash by the lens whose final image is obtained A double dash B double dash by the lens which is upright, virtual and magnified compared to image A dash B dash, which is upright, virtual and magnified compared to image A dash B dash। देखो हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। A dash B dash इमेज लिखा था, ये लिखा था कि यहाँ पर देखो हमने इस प्लेन मिरर से अगेन रिफ्लेक्ट हुई थी, तो हमने ये लिखा था कि एंड फॉर्म्ड इरेक्ट लिख दिया था। इरेक्ट की जगह इन्वर्टेड लिख लेना। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ना, तो इरेक्ट की जगह क्या लिखोगे, इन्वर्टेड लिखोगे, ठीक है ना। बाय मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी ऐसे गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। इरेक्ट की जगह क्या लिखोगे, इन्वर्टेड, ठीक है ना। इरेक्ट तो ये है, ये इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड होगी, ये इरेक्ट होगी। बोले तो अपराइट होगी, ये अपराइट होगी और ये इरेक्ट उल्टी बनेगी, ठीक है ना। ओके, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, तो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालना। प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि, प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि लिखो। चित्रानुसार जब दूरस्थ स्थित या दूर स्थित भी लिख सकते हो या दूरस्थ लिख सकते हो। दूरस्थ स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, समांतर आ रही है ना, दूर स्थित कोई वस्तु है वहां से समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण M1, अवतल दर्पण M1 पर आपतित होती है। फटाफट नोट करो, अवतल दर्पण M1 पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर न मिलकर समतल दर्पण से पुनः परावर्तित हो जाती है। समतल दर्पण से पुनः परावर्तित हो जाती है तथा उल्टा वास्तविक एवं छोटे प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण करती है। छोटे प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये समांतर आ रही है, इसे परावर्तित होगी, फोकस से पर नहीं मिलेंगी, फोकस से पहले ही समतल दर्पण से पुनः परावर्तित होकर यहाँ पर मिलेंगी। और A डैश B डैश जो है प्रतिबिंब को वास्तविक रूप से मिल रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और ये छोटा प्रतिबिंब होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जो वस्तु है वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित होती है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है, बट वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब छोटा होगा, ठीक है ना। ओके, एरो लगा के नीचे लिखना। यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका कोष्ठ कैपिटल E
यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका कोष्ठ में कैपिटल ई के लिए वस्तु की भांति व्यवहार करता है। पूर्ण विराम। नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का सीधा कोमा आभासी व आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा कोमा आभासी व आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब लिखना, व आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, जो आवर्धन क्षमता, उसका डेरिवेशन नहीं है। इसके लिए भी वही डेरिवेशन हम काम में लेते हैं जो हमने अपवर्ती दूरदर्शी में काम में लिया था। तो बस इसकी परिभाषा है, सिद्धांत है, फिर इसकी बनावट है, फिर इसका किरण चित्र है, फिर इसकी वर्किंग है। बस इतने ही पॉइंट है इसमें। ठीक है ना, ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एडिंग डालना। ये जो एडिंग है वो बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम से आई हुई है। ठीक है ना, हेडिंग डालो। हमारे पास 2 प्रकार के दूरदर्शी है, 2 प्रकार के टेलीस्कोप पढ़े हमने, एक अपवर्ती पढ़ा, एक परावर्ती। अपवर्ती में हमने अभिदर्शक लेंस काम में लिया था, यहाँ पर अभिदर्शक क्या है, मिरर काम में जाता है। तो अभिदर्शक लेंस के स्थान पर हम अभिदर्शक मिरर काम में ले रहे हैं। इसका मतलब अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में तुलना क्या होगी, कौन सा अच्छा होता है। हमारे पास अगर अपवर्ती दूरदर्शी है तो हमने परावर्ती दूरदर्शी क्यों बनाया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डालना, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग लिखना, रिफ्लेक्टिंग, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालना, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी के लाभ, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी के लाभ। बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम्स आया हुआ है। 2 लाभ लिखिए। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी के 2 लाभ लिखिए अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में। ठीक है, पहला लिखो 1 नंबर बिंदु, ठीक है, पहला बिंदु इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इन ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इन ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप in a refracting telescope due to large aperture and large focal length of due to large aperture and large focal length of objective lens large aperture and large focal length of objective lens spherical aberration spherical aberration
spherical aberration and chromatic aberration are produced respectively in the image. Spherical aberration and chromatic aberration are produced respectively in the image. But in a reflecting telescope, there is no spherical and chromatic aberration in the image. There is no spherical and chromatic aberration in the image by using parabolic concave mirror. ठीक है, उसमें लेंस था इसलिए ये डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट मिरर में ऐसे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हमें ऑब्जेक्टिव मिरर यूज में लेते हैं, जिसके कारण ये डिफेक्ट्स जो लेंस के कारण प्रोड्यूस होते हैं इमेज में वो नहीं होते हैं. तो एक तो ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना. स्फेरिकल अब्रेशन और क्रोमेटिक अब्रेशन क्या चीज होती है, लेंस से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, इनको हम अभी देखेंगे, ठीक है ना. ओके सेकंड पॉइंट लिखना. द इमेज obtained from the reflecting telescope, the image obtained from the reflecting telescope the image obtained from the reflecting telescope is more brighter than the refracting telescope. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. मैग्निफिकेशन पावर एंड रिजोल्विंग पावर. मैग्निफिकेशन पावर एंड रिजोल्विंग पावर रिजोल्विंग देखो ऐसे लिखेंगे, रिजोल्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मोर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. इसकी रिजोल्विंग पावर बोले तो विभेदन क्षमता और आवर्धन क्षमता ज्यादा होती है किसकी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से. इज मोर देन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. ओके, अगला पॉइंट लिखना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप is more expensive and more weighted than the reflecting telescope. Is more costly and more weighted than the reflecting telescope. Okay,
अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हेडिंग डाल ली होगी आपने। हेडिंग क्या थी अपनी? अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी के लाभ। पहला बिंदु लिखना, 1 नंबर बिंदु, अपवर्ती दूरदर्शी में अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अभिदर्शक लेंस के कारण उससे प्राप्त प्रतिबिंब में क्रमशः वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण विपतन तथा क्रमशः वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये वर्ण विपतन और गोलीय विपतन क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। किंतु परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार अभिदर्शक दर्पण के कारण उससे प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। उससे प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपतन तथा गोलीय विपतन दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। ये दोष लेंस से उत्पन्न होते हैं, दर्पण से नहीं होते हैं। तो उसमें लेंस था इसलिए उत्पन्न हो गए थे, यहाँ पर दर्पण इसलिए उत्पन्न नहीं हुए। लेंस से कैसे उत्पन्न होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। अगला बिंदु लिखो, परावर्ती दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि ये दोष नहीं होते इसलिए चमकीला प्राप्त होता है। परावर्ती दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में चमकीला होता है। अगला बिंदु लिखना, परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा आवर्धन क्षमता परावर्ती दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा आवर्धन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में अधिक होती है। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में अधिक होती है। अगला बिंदु लिखना, देखो लेंस महंगा होता है, दर्पण सस्ता होता है, ठीक है ना। तो लेंस से इतना बड़ा लेंस लगाएंगे जितना बड़ा आपने दर्पण लगाया तो वो महंगा पड़ेगा। लिखो, अपवर्ती दूरदर्शी कोमा परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में महंगा तथा भारी होता है। वजन में भी भारी होता है। दर्पण तो देखो इतना सा पतला ही होगा, लेंस देखे तो इतना मोटा होगा, तो वजन ज्यादा हो जाएगा। अपवर्ती दूरदर्शी कोमा परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में महंगा तथा भारी होता है। भारी
इसका मतलब हमें अगर अपवर्ती दूरदर्शी को देखें तो उसको हम सीधे नहीं, कोई यांत्रिक सहारे की जरूरत पड़ती है, कोई क्रेन से उठाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो ये अपना दोनों प्रकार की टेलीस्कोप हो गए हैं, इनको आप नोट कर लेना कॉपी में। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है लेंस दोष, ठीक है, डिफेक्ट्स इन लेंस। मैंने बताया था कि आपको लेंस से हमें 2 डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेंस से हम कोई भी इमेज ऑब्टेन करते हैं तो उसमें 2 डिफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक तो होता है क्रोमेटिक अब्रेशन। क्रोमेटिक अब्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसको हम इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है वर्ण विवर्तन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इमेज ऑफ ए व्हाइट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ए व्हाइट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ए व्हाइट ऑब्जेक्ट इज obtained, colored and blurred by the lens because of refractive index of a material of lens, because of refractive index of material of lens is different for different colors, is different for different colors, comma, this defect in the image is called chromatic aberration. This defect in the image is called chromatic aberration. अब इसको समझिए, ब्लूरेड का मतलब होता है धुंधला। हम लेंस से अगर किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करते हैं, वैसे हम इस डिफेक्ट्स को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, हमने कहीं नहीं देखा, बट इससे एक डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज होगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे अगर बहुत कम लाइट रे आएंगी तो ये डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट धुंधला दिखता है। अगर फार डिस्टेंस पर होगा तब, अगर पास में होता है तब हमें फील नहीं होता है, बट अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो ये डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, हमें जो इमेज ऑब्टेन होगी वो धुंधली नजर आएगी, कलर्ड भी नजर आएगी, रंगीन भी नजर आएगी और धुंधली ब्लूरेड भी नजर आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने देखा है, ये हमारे पास लेंस है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, इस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास व्हाइट लाइट है, हमने 2 व्हाइट लाइट ले ली, ऑब्जेक्ट से हमारे पास ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फार ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, ठीक है। अब हमें पता है कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। और इससे ये लेंस से जब रिफ्रैक्ट होंगी, लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा इसका, तो हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट है, हम एक लाइट और ले लेते हैं, ये हमारे पास मान लो कैसी लाइट रे है, वोयलेट है, सॉरी ये तो व्हाइट ही होगी,
ये तो व्हाइट ही आ रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये व्हाइट लाइट इस लेंस पर इंसिडेंट होगी। जैसे हमने प्रिज्म में पढ़ा था, मैंने कहा कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है ना, वो उन सब से क्या होता है कि व्हाइट लाइट का 7 जो कलर है उसमें क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है वो, ठीक है ना। तो इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। हमें पता है कि ये अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी, वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो इस ये जो लेंस का जो मटेरियल है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, जिससे उसकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। और हमने देखा था कि इस व्हाइट लाइट में 7 कलर है, इसका एक्चुअल पद देखे तो ये है, ठीक है। हमें पता है कि इस लेंस से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन से कलर का होता है, सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा इसमें तो सातों के सातों कलर है, बट लेंस से रिफ्लेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा, वोयलेट कलर होगा। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा, वोयलेट कलर होगा। सबसे कम देखो इंसिडेंट लाइट रेंज से कितना डेविएट और वोयलेट ज्यादा है, और सबसे कम डेविएट कौन सा होता है, रेड कलर होता है। तो रेड कलर ऐसे डेविएट हो गया, ये रेड कलर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग कलर ऐसे डेविएट होंगे, जैसे विबग्योर पढ़ा था, बाकी सभी 5 जो कलर है वो इसके बीच में होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट आ रही थी, ऑब्जेक्ट से व्हाइट लाइट आ रही थी, और जैसे ही लेंस से रिफ्रैक्ट हुई तो अलग अलग जो कलर है उनकी अलग अलग इमेज बन रही है। रेड कलर की अलग इमेज बनेगी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कलर की अलग अलग इमेज बनती है। तो एक इमेज किसी पॉइंट पर एक इमेज नहीं ऑब्टेन होती, अलग अलग कलर की ऐसे इमेज ऑब्टेन होगी। सबसे पहले हमें वोयलेट दिखेगा, उसके बाद में हमें इंडिगो दिखेगा, उसके बाद में हमें ब्लू दिखेगा, उसके बाद में ग्रीन दिखेगा, फिर येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड दिखेगा, ऐसे इमेज ऑब्टेन होंगी। तो वो ब्लू रेड हो जाएगी, धुंधली नजर आएगी। हमें इमेज तभी क्लियर नजर आएगी जब साथ ऑब्जेक्ट से जो सारी की सारी लाइट आ रही है वो किसी एक ही पॉइंट पर मीट हो। तो ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of a lens is different for the different color। डिफरेंट कलर के डिफरेंट कलर होता है, तो डिफरेंट कलर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप से डेविएट हो जाएंगे। तो अलग अलग कलर है वो इस प्रिंसिपल एक्सेस पर अलग अलग जगह क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। रेड कलर यहाँ इमेज बनाएगा, ये रेड कलर की इमेज बनेगी, ये वोयलेट कलर की इमेज बनेगी। तो अलग अलग कलर अपनी अलग अलग इमेज बनाएंगे, इसलिए हमारी इमेज में डिफेक्ट आ जाता है। इमेज एक तो कलरफुल प्राप्त होती है और एक धुंधली ब्लू रेड ऑब्टेन होगी ड्यू टू द what due to refractive index of the material of lens is different for the different color। ओके, ये डायग्राम बनाने से पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, किसी श्वेत वस्तु का लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब किसी श्वेत वस्तु का सफेद वस्तु से किसी श्वेत वस्तु का लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब रंगीन तथा धुंधला होता है। रंगीन तथा धुंधला होता है क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कोमा, प्रतिबिंब में उत्पन्न यह दोष वाण विपतन कहलाता है। ये डायग्राम बना देना। इस लेंस पर श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है, श्वेत वस्तु से श्वेत प्रकाश ही आपतित होगा, लेकिन इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात जैसे हमने प्रिज्म में देखा था, जैसे प्रिज्म पर आपतित थी 7 रंगों में विभक्त हो गई। ये प्रिज्म ये लेंस पे क्या करेगा, वर्ण विक्षेपण कर देगा, डिस्पर्सन कर देगा इस व्हाइट लाइट का। तो हमने पढ़ा था डिस्पर्सन में कि जो लाल रंग है उसका
जो विचलन है उसका जो डेविएशन वो सबसे कम होगा और वॉयलेट कलर बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा होगा। तो जो 7 रंग है श्वेत प्रकाश में वो अपने अलग अलग इमेज बनाएंगे। लाल कहेगा मैं यहाँ बनाऊंगा, वॉयलेट करेगा मैं यहाँ बनाऊंगा, बाकी 5 इसके बीच में। तो अलग अलग रंगों की इमेज बनेगी, अलग अलग रंग की, तो वो हमें इमेज धुंधली नजर आएगी, रंगीन और धुंधली नजर आएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेना। सेकंड जो है वो अपना स्फेरिकल अब्रेशन। गोलीय विपतन। गोलीय विपतन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखना। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ ए लेंस ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ये जो लेंस है अपना पता है कि स्फेरिकल शेप का होता है। हमें पता है कि दोनों साइड में भी स्फेरिकल हो सकता है, या एक साइड में तो स्फेरिकल होगा ही होगा, तो मतलब स्फेरिकल होगा सरफेस। ठीक है ना। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ लेंस द marginal rays and paraxial rays, मार्जिनल रेज कौन सी होंगी, पैराक्सियल कौन सी होगी वो हम देखेंगे। मार्जिनल रेज एंड पैराक्सियल रेज incident on it are made different images on the principal axis of lens after the refraction on the principal axis of a lens after the refraction, comma, due to which obtained image is ब्लूरेट धुंधला होता है। ओके, कॉमा, दिस डिफेक्ट in the image is called a spherical aberration. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे गोलीय विपतन की परिभाषा लिखेंगे। लेंस की गोलीय आकृति के कारण लेंस की गोलीय आकृति के कारण उस पर आपतित सीमांत तथा उपाक्षीय
क्या होती है सीमांत उपाक्षीय हम देखेंगे। सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें, उस पर आपतित सीमांत तथा उपाक्षीय किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनाती है। मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है। जिसके कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है, कोमा प्रतिबिंब में उत्पन्न यह दोष प्रतिबिंब में उत्पन्न यह दोष प्रतिबिंब में उत्पन्न यह दोष गोलीय विपतन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास अगेन कॉन्वेक्स ले लिया। इसकी गोलीय आकृति के कारण क्या होता है, देखिए ये जो क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्स है, मुख्य एक्स है। मुख्य एक्स के समांतर ये जो पास जो किरणें हैं जो मुख्य एक्स के समांतर है, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स रेज बोलते हैं। इनको हम पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। इनको हम उपाक्षीय किरणें बोलते हैं, जो समांतर आती है मुख्य एक्स के और पास में होगी। और जो एकदम किनारों पर जो समांतर आ रही है, ये भी मुख्य एक्स के समांतर, बट ये किनारों पर है, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीमांत किरणें बोलते हैं। ठीक है, जो मुख्य एक्स के पास में है उनको हम उपाक्षीय मतलब एक्सिस के पास में। ठीक है, और सीमांत जो है तो मुख्य एक्स के समांतरी, बट जो एकदम किनारों पर है, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सीमांत किरणें बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर, देखो ये मोटा है बीच से, तो यहाँ पर ये जो उपाक्षीय किरणें हैं वो इस लेंस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो इनका जो आपका जो डेविएशन होगा वो अलग होगा। ये जो किरणें हैं वो अलग जगह मिलेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी आई, मान लो 1 बना लिया। ठीक है, ये किनारों पर है, तो यहाँ पर देखो ये जो किरणें हैं इस लेंस में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो इनका विचलन अलग होगा, तो ये विचलन ज्यादा विचलित होगी, तो ये यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहां पर मिल जाएंगे आकर, तो यहां पर ये प्रतिबिंब बनाएंगे I2। तो इसका मतलब इसके समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी वो अपना अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगी। ये दोनों समांतर आ रही है वो अलग बना रही है, यहाँ पर आएगी वो अलग इनके बीच में बनाएगी, ये आगे जाएगी और समांतर आएगी वो इसे और आगे। तो इसका मतलब आ रही है समांतर एक साथ, लेकिन ये सब एक जगह प्रतिबिंब न बनाकर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो हमें प्रतिबिंब तो तभी तो स्पष्ट दिखेगा जब सारी की सारी आपतित प्रकाश किरणें वो एक ही बिंदु पर मिले, एक ही पॉइंट पर अगर मीट हो तभी हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। अगर मान लो आने वाली अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन गया उसका, यहाँ पे भी 2 लाइट यहाँ मिल रही है, 2 यहाँ मिल रही है, 2 यहाँ मिल रही है, 2 यहाँ मिल रही है, सारी एक जगह मिले तब तो आपकी जो इमेज है वो ब्राइट नजर आएगी, बट अलग अलग है तो हमें प्रतिबिंब क्या अस्पष्ट या ब्लू रेड फील होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये आप नोट कर लेना, ये डायग्राम बना लेना। अब लास्ट पॉइंट है, तीसरा जो है वो हम मिरर के लिए देख लेते हैं। इफ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इफ हाफ पार्ट ऑफ
mirror is black polished, then what effect on image, इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, इन द मीडियम इफ हाफ पार्ट ऑफ मिरर इज ब्लैक पॉलिश्ड देन व्हाट इफेक्ट ऑन इमेज। जैसे हमने लेंस के लिए भी देखा था, अगर लेंस के हाफ पार्ट पर अगर हम ब्लैक पॉलिश कर दें तो उससे जो बना जो प्रतिबिंब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी पोजीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यदि दर्पण के आधे भाग पर काली पॉलिश कर दी जाए, यदि दर्पण के आधे भाग पर काली पॉलिश कर दी जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास प्रतिबिंब है, ये हमारे पास दर्पण है, ये हमने एक कॉनकेव दर्पण ले लिया है, कॉनकेव मिरर ले लिया है, अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, अगर हम इसके हाफ पार्ट पर अगर काली पॉलिश कर दे, ब्लैक पॉलिश कर दी, यहाँ पर ये ब्लैक पॉलिश है, काली पॉलिश है, ये कैसी पॉलिश है, काली पॉलिश है। ठीक है, काली पॉलिश है। अब देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इससे जो लाइट रे आएगी, जैसे मान लो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से अभी है, पैरेलल गई, पैरेलल गई यहाँ। ठीक है, अब एक आप सेंटर से भेजोगे ये अब्जॉर्ब होगी, यहाँ से भेजोगे ये अब्जॉर्ब होगी। आप सोचो कि मिरर इमेज इससे बनेगी नहीं, जरूरी थोड़ी है, लाइट रे ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे जा सकती कि नहीं जा सकती, जा सकती है ना। वो तो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल पढ़ते हैं कि भी हाँ ऐसे जाएगी तो ऐसे भी जा सकती है ना। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये तो हमें पता है कि पैरेलल जाएगी, वो तो फोकस से आ गई। ठीक है, और ऐसे जाएगी वो, इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, जितना एंगल ये बन रहा है उतना एंगल बनाकर इधर आप रिफ्लेक्ट कर दो, ये इमेज बनी कि नहीं बनी, यहाँ पर इमेज बन गई ए डेस बी डेस, ये ए बी हो गया। ठीक है, इमेज तो बन रही है, बट अब आप यहाँ से देखो इमेज है वो इतनी डिस्टेंस पर, जब पोजीशन ऑफ इमेज अनचेंज रहेगी, जहां पर इमेज बन रहेगी वहां पर इमेज बनेगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, जहां पर इमेज है वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है ना। सेकेंड, इमेज की नेचर भी वैसी रहेगी, अगर इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड ही होगी, अगर आपकी रियल और इन्वर्टेड तो रियल इन्वर्टेड ही रहेगी, और अगर अपराइट और वर्चुअल हो तो अपराइट वर्चुअल ही रहेगी। ओके, पोजीशन भी अनचेंज रहेगी और उसकी नेचर भी क्या रहेगी, अनचेंज, और साइज भी क्या रहेगी, अनचेंज, साइज भी उतनी बढ़ेगी, बट इसकी जो इंटेंसिटी वो हाफ हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इतने पार्ट पर, देखो पहले पूरे पर पॉलिश नहीं थी तो सिल्वर पॉलिश थी, तो पूरे पार्ट पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी इस ऑब्जेक्ट से, सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर प्रतिबिंब बना रही थी। लेकिन अब क्या है, इस वाले पार्ट पर इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, ब्लैक क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब हाफ जो इंसिडेंट लाइट रे वो क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, वहां से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो आधे वाले पार्ट से ही जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी वही इमेज बनाएगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ image remains unchanged but intensity become half. इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, प्रतिबिंब की स्थिति
कोमा प्रकृति व आकार अपरिवर्तित रहता है। स्थिति कोमा प्रकृति व आकार अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। किंतु उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन है वो हम सारे सोल्व करेंगे। आधे तो हमने सोल्व कर लिए हैं। इस चैप्टर के जो भी रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं और पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर्स पर आधारित बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन की मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।